इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम अवध के इतिहास को जानेंगे। अर्थात उसके इतिहास जब कह रहे हैं तो मुग़लों से वो कब स्वतंत्र होता है खुद को और फिर अंग्रेज़ों के अधीन कैसे चला जाता है, इसी को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो अवध के इतिहास को जानने से पहले उसकी भौगोलिक स्थिति को हम जानेंगे। तो उसकी भौगोलिक स्थिति अगर भारत के नक्शे को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का एरिया आता है, जो मुख्य रूप से अयोध्या और उसके आसपास का क्षेत्र होता है। इसकी जो पूर्वी सीमा होती है वो बिहार से लगती है और कर्मनाशा एक नदी है उससे निर्धारित होती है, और पश्चिम की जो सीमा है वो निर्धारित होती है कन्नौज से। अब इसे एक बफर स्टेट भी कहा जाता है। बफर स्टेट दोस्तों आपको जियो पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे से पता है कि जब दो बड़े राज्यों के बीच में या देशों के बीच में एक छोटा राज्य होता है तो उसे बफर स्टेट कहा जाता है। तो अवध की स्थिति भी एक बफर स्टेट के रूप में होती है। इसकी स्थिति है कि इधर का जो राज्य होता है इस पे अंग्रेजों का नियंत्रण होता है मुख्य रूप से, और एक और जो उस समय शक्तिशाली राज्य होकर उभरता है वो मराठों की शक्ति होती है। तो मराठों की जो शक्ति होती है वो मुख्यतः उनका विस्तार इस तरीके से था। तो इनके बीच में अर्थात ये अवध है, ये मराठे हैं, ये अंग्रेज है। और अगर बाह्य शक्ति को देखें तो इधर नेपाल की स्थिति है। तो गोरखा साम्राज्य भी उस समय काफी शक्तिशाली होकर उभरा था। तो इनके बीच में स्थिति होती है। अब एक और जो साम्राज्य है वो रुहेलखंड का होता है, जिसकी स्थिति दिल्ली के आसपास है, और ये मुख्यतः अफगानी मूल के लोग होते हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों से होकर, जो एक रूह का मतलब होता है पहाड़ का किनारा, तो पहाड़ के किनारे से होकर इस एरिया में आकर अफगानी लोग बस जाते हैं और इसे ही रुहेलखंड कहा गया। तो इनकी स्थिति इस तरीके से है। अब भौगोलिक स्थिति आप समझ चुके होंगे। पूरब में इनका कर्मनाशा नदी से, पश्चिम में कन्नौज से, और एक बफर स्टेट। इतना जान लेने के बाद कुछ ऐतिहासिक तथ्य को जानना समझना जरूरी है। वो क्या है? तो दोस्तों हमने बतलाया था पीछे की वीडियो में कि मुगल साम्राज्य जो होता है उसके राज्य में कुछ गुट बन जाते हैं। मुख्य रूप से 3 गुट होते हैं, जो ईरानी, तुरानी और हिंदुस्तानी गुट होते हैं। ईरानी गुट मुख्यतः ईरान से प्रभावित होता है, शिया मुस्लिमों का गुट होता है, तो उसका नेतृत्व अवध के लोग ही करते हैं। अर्थात अवध के जो नवाब होते हैं वो ईरानी गुट का प्रतिनिधित्व करते हैं, नेतृत्व करते हैं। तुरानी गुट जो है वो मध्य एशिया से वाले मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करता है, और वो मुख्यतः मुस्लिमों का सुन्नी मुस्लिमों का गुट होता है, और वो उसका नेतृत्व मुख्यतः निजाम लोग करते हैं। तो ये स्थिति होती है। अब यहाँ के शासक या नवाब कहें या अवध के लोग जो हैं अधिकतर शिया मुसलमान होते हैं। ईरान से उनकी जड़ें जुड़ी हुई होती है। तो यही कारण होता है कि ईरान से जब कोई आक्रमण होता है, जैसे नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, इनका जब आक्रमण हुआ तो अधिकांश समय में अवध के नवाबों ने साथ दिया आक्रमणकारियों का। तो उसके पीछे का मूल वजह यही थी कि वो शिया मुस्लिम थे और उनको वो ईरानी आक्रमणकारियों का सहयोग करते थे। अब पहले जो अवध के नवाब होते हैं वो होते हैं सआदत खान, और इन्होंने ही स्वतंत्र अवध साम्राज्य की नींव डाली थी। और 1722 ईस्वी में मोहम्मद शाह के शासन में, हमने पीछे की वीडियो में देखा कि कई राज्य स्वतंत्र होते हैं, जैसे बंगाल, अवध, निजाम, कर्नाटक, तो कई राज्य स्वतंत्र होते हैं। तो उसी में से एक अवध भी होता है जो 1722 में स्वतंत्र होता है, और उसका नेतृत्व करते हैं शहादत खान। शहादत खान पहले मुगलों के दरबार में होते हैं, और सैयद बंधुओं की हत्या में या सैयद बंधुओं का प्रभाव खत्म करने में
उनका अंत करने में इनकी प्रमुख भूमिका होती है, जिसकी वजह से खुश होकर मोहम्मद शाह इन्हें बुरहान उल मुल्क की उपाधि देते हैं। साथ में 5000 का मनसब भी इन्हें प्रदान किया जाता है और ये मनसब बाद में बढ़ाकर 7000 का कर दिया जाता है। अब इनके समय की जो कुछ सबसे जो महत्वपूर्ण घटना है वो है नादिर शाह का आक्रमण और इनका आत्महत्या कर लेना। अब उस समय हालांकि ऐसा तो कहा जाता है कि ईरानी आक्रमणकारियों का अधिकतर अवध के लोगों ने साथ दिया था, अर्थात अवध के नवाबों ने, परंतु इनका नादिर शाह का साथ देने का कारण कुछ और होता है। वो होता है कि जब मोहम्मद शाह करनाल के युद्ध में नादिर शाह के साथ आक्रमण करने के लिए करने के लिए जाते हैं तो उसमें खाने दौरा की मृत्यु हो जाती है और खाने दौरा जो मीर बख्शी के पद पर होते हैं और उस मीर बख्शी के पद पर किचलिच खां अर्थात निजाम मुल्क को उस पर बैठा दिया जाता है, वो पद उनको दे दिया जाता है, जबकि शहादत खान वो पद खुद ग्रहण करना चाहते हैं। तो इसकी वजह से वो नादिर शाह को उकसाते हैं दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए। मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में एक समझौता हो गया होता है कि मोहम्मद शाह नादिर शाह को 20 लाख रुपए देगा और वो वहाँ से ईरान वापस लौट जाएगा, परंतु ये शहादत खान ही उसको उकसाते हैं कि दिल्ली पे आक्रमण करो, मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगा। तो इससे नादिर शाह आक्रमण करता है और बाद में नादिर शाह जब शहादत खान से पैसे की मांग करता है 2 करोड़ की, तो उनके पास पैसे देने को होते नहीं है। तब वैसी स्थिति में वो आत्महत्या कर लेते हैं। इनके जो प्रमुख काम होते हैं वो किसानों के लिए होते हैं और राजस्व व्यवस्था से जुड़े हुए बड़े अच्छे काम इन्होंने किए। इसकी वजह से इनके समय में अवध प्रदेश की स्थिति काफ़ी खुशहाल होती है और और किसानों की स्थिति भी अच्छी होती है, किसी तरीके का कोई विद्रोह नहीं होता है। अवध की जो राजधानी होती है वो फैजाबाद होता है, जो कि अयोध्या के पास पड़ता है, बल्कि अयोध्या भी फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। तो ये कुछ बातें हैं शहादत खान की। 1739 में आत्महत्या की वजह से इनकी मृत्यु होती है। इनकी मृत्यु के बाद सफदर जंग, जो कि उनके दामाद होते हैं और साथ में भतीजा भी होता है, तो वो गद्दी पर बैठता है। वो भी एक योग्य नवाब होते हैं और इनका जो प्रमुख योगदान है, सबसे प्रमुख जो है मानपुर का युद्ध जो 1748 में होता है। अहमद शाह अब्दाली का प्रथम आक्रमण भारत पे होता है और ईश्वरी सिंह के साथ अब्दाली का मुकाबला होता है। उस युद्ध में ये ईश्वरी सिंह का साथ देते हैं। यहाँ पे आप देखिए सफदर जंग जो है सो अहमद शाह अब्दाली का साथ नहीं दे रहे हैं, तो ये एक अपवाद है मानपुर का जो युद्ध है। और इस युद्ध में अब्दाली की हार होती है। इससे खुश होकर अहमद शाह इनको वजीर का पद देते हैं, अर्थात सफदर जंग को वजीर का पद दिया जाता है। हालांकि 1753 ईस्वी में किसी बात पर विवाद होने की वजह से इन्हें वजीर के पद से हटा भी दिया जाता है। अब इनके समय में एक महत्वपूर्ण घटना होती है कि इन्होंने पटना को जीत लिया था। 1742 ईस्वी में पटना पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। तो बिहार के छात्रों के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट कर सकते हैं। इनके समय में लखनवी संस्कृति का काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ और ये एक न्यायप्रिय व्यक्ति थे। न्यायप्रिय कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि किसी भी प्रकार की जो नियुक्ति की जाती थी उसमें जाति या धर्म के आधार पे लोगों का भेदभाव नहीं किया जाता था। इनके समय में हिंदुओं को बड़े ऊंचे ऊंचे पद दिए गए थे और ये न्यायप्रिय नवाब थे, तो ये अपनी न्यायप्रियता के लिए काफ़ी मशहूर थे। 1754 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद इनका बेटा शुजा-उद-दौला 1754 में नवाब बनते हैं अवध के। जब शुजा-उद-दौला के संबंध में के समय में काफ़ी सारी घटनाएं घटती हैं। एक जो घटना है 1761 की पानीपत की तृतीय लड़ाई होती है मराठों और अब्दाली के बीच में। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है और वो
पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी जाती है। तो उस लड़ाई में इन्होंने अब्दाली का साथ दिया था। यहाँ पे फिर से देखिए ईरानी और शिया मुस्लिम वाली बात आ रही है। तो यहाँ पे शुजा-उद-दौला ने साथ दिया अब्दाली का, और अब्दाली इस युद्ध में जीत जाता है। अब बक्सर युद्ध में भी ये भाग लेते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं, तो उस युद्ध में शामिल होते हैं। उसके बाद 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है। अब उस संधि में के परिणाम स्वरूप जो ऐसे तो अवध पर पूरा अंग्रेजों का नियंत्रण होता है, परंतु उस इलाहाबाद संधि के बाद इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र, उसको छोड़कर बाकी जो अवध का हिस्सा होता है वापस अवध को लौटा दिया जाता है। अब एक इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र अंग्रेजों के नियंत्रण में रहता है। तो 1773 में वारेन हेस्टिंग्स आते हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल वो बनते हैं, और उनके साथ इनका शुजा-उद-दौला का एक समझौता होता है जिसे बनारस की संधि के नाम से जाना जाता है। उस संधि का नतीजा ये होता है कि इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र अवध को फिर से वापस कर दिया जाता है, और उसके बदले में अवध को 50 लाख रुपए चुकाने पड़ते हैं कंपनी को, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी को। 50 लाख रुपए चुकाकर इन्होंने इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र वापस प्राप्त कर लिया। इनकी एक महत्वपूर्ण विजय है, वो 1774 ईस्वी में रुहेलखंड पर इन्होंने अधिकार किया था। जो अफगानी लोग आकर बसे हुए थे, वो एरिया रुहेलखंड कहलाता था। तो उस क्षेत्र पर इन्होंने अधिकार कर लिया था, और 1775 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अगले नवाब जो बनते हैं वो होते हैं अस्मा-उद-दौला। इनके समय की महत्वपूर्ण बात होती है कि राजधानी को बदल दिया जाता है। फैजाबाद से अब राजधानी लखनऊ ले जाया जाता है, लखनऊ नई राजधानी बनाई जाती है। उसके बाद सादत खान आते हैं महत्वपूर्ण शासकों में से। ये ऐसे नवाब थे जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया था। अब आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के बारे में जानते हैं। तो वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब माने जाते हैं। 1847 में ये नवाब बनते हैं और 1856 तक ये नवाब रहते हैं। और इनके बारे में कई किस्से मशहूर हैं कि नवाब हो तो वाजिद अली शाह के जैसा हो, तो ये कहावत अभी भी कही जाती है। तो इनकी नवाबी की काफ़ी चर्चाएं होती है। जैसे शतरंज का खिलाड़ी जो प्रेमचंद ने कहानी लिखी है, इन्हीं के समय की वो लिखी गई कहानी है, उसी पृष्ठभूमि में लिखी गई है, जिस पर कि एक फिल्म भी बनी है, और साथ में और भी कई चुटकुले चलते हैं। तो वो इनकी शख्सियत ही ऐसी थी कि वो आराम तलबी और बहुत ज़्यादा एक राजशाही अंदाज में रहते हैं। काम धाम तो नहीं करना है, परंतु ठाट जो है सो बड़े 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 होते हैं। एक ये भी बात कही जाती है कि इनके समय में जो कचौरियाँ तली जाती थी, तो जो घी डाली जाती थी कढ़ाई में, तो एक बार में सिर्फ एक ही कचौड़ी निकाली जाती थी, दोबारा कचौड़ी नहीं निकाली जाती थी। उस घी को फेंक दिया जाता था, फिर से घी डाली जाती थी, और तब फिर और कचौड़ियाँ तली जाती थी। और अगर एक ही बार घी डाल के उसमें एक बार से ज़्यादा अगर कचौरियाँ तली जाती थी तो उसका स्वाद भी पता चल जाता था। तो इस तरह के कई किस्से चलते हैं। तो खैर, ये आखिरी नवाब होते हैं अवध के। और इनके समय में डलहौजी ने एक आउटरम थे, उनको अवध के शासन से संबंधित एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा था। तो आउटरम ने एक रिपोर्ट दी थी, और उस रिपोर्ट के आधार पे डलहौजी ने कुशासन का एक आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया था। तो ये घटना हुई थी और इनको अपदस्थ कर दिया गया था। इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बारे में भी किस्से हैं कि ये जब अंग्रेजी सेनाएं महल को घेर लेती हैं तो सारे दरबारी और नौकर चाकर जो भी होते हैं वो भाग जाते हैं,
और ये सिंहासन पे यूं ही पड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं। बैठे रहने का कारण ये होता है कि जूता पहनाने वाला जो होता है वो भी भाग जाता है। तो वैसी स्थिति में जूता इन्हें कौन पहनाए, उसके लिए वो सिंहासन पर बैठे रहते हैं और अंग्रेज लोग आकर इन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। बाद में इन्हें नज़रबंद करके कलकत्ता भेज दिया जाता है और 1857 में 1857 की जो क्रांति होती है उसमें इनकी पत्नी बेगम हजरत महल हैं, वो 1857 के क्रांति में हिस्सा लेती है और इनका इतिहास में काफ़ी ज़्यादा नाम है। तो बेगम हजरत महल। अच्छा, एक बात यहाँ पे और भी आप नोट करेंगे कि इनका एक नाबालिग पुत्र था जिसका नाम था विरजिस कादिरी। तो इसे भी नवाब बनाया जाता है, परंतु वो बहुत कम समय के लिए होता है और वो नाबालिग होता है। तो अगर एग्जाम्स में पूछा जाए, अगर दोनों ऑप्शन हो, तब तो वो विरजिस कादरी होगा आंसर। नहीं तो अंतिम अगर नवाब पूछा जाए तो वो वाजिद अली शाह ही होगा। 1847 से लेके 1856 तक ये वाजिद अली शाह रहते हैं नवाब। नज़रबंद किया जाता है कलकत्ता में और बेगम हजरत महल 1857 के क्रांति में भाग लेती हैं, जो कि लखनऊ का नेतृत्व करती हैं, वो अवध का नेतृत्व करती हैं। और ये महत्वपूर्ण बात है। अब जो ये एक और भी बात है कि लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। कुल 11 नवाब हुए थे अवध में, जिसमें से कि हम लोगों ने 6 महत्वपूर्ण जो हैं उनके बारे में जाना। बाकी के बारे में कुछ है नहीं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, किसी अन्य स्वतंत्र राज्य के बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।